रेवती के इकलौते बेटे की शादी हुई थी। नई नई बहू का आगमन हुआ था। नई नई बनी सास रेवती ने सोच लिया कि वो साधना बहू को बेटी का प्यार देंगी और साथ ही साथ उसे उसकी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगी। सास का यह प्यार और व्यवहार ही था कि साधना ने भी दिखा दिया कि बहू के साथ साथ वह घर की बेटी भी बनकर रहेगी। रेवती ने आज अलमारी खोली, कपड़े ड्राई क्लीनर को देने के लिए। सुबह ही राहुल बोल कर गया था, माँ ठंड शुरू हो गई है, मेरे कुछ स्वेटर और जैकेट निकाल देना। कपड़े समेटते हुए उसकी नज़र मोड़ कर रखे शॉल पर पड़ी। उसने खींच कर उसे सेल्फ से निकाला। उस शॉल के ठीक बीचों बीच गहरा दाग लगा था, शायद चटनी या सब्जी के रस का था, जो बहुत भद्दा लग रहा था। यह वही शॉल था जो उसने कुछ साल पहले कश्मीर से बड़े शौक से खरीदा था। प्योर पश्मीना था। राहुल की बहू को मुंह दिखाई पड़ दूंगी, तब उसने सोचा था, पर इतने महंगे शॉल का ऐसा हाल देखकर उसने माथा पीट लिया। हद होती है किसी भी चीज़ की। साधना की इस लापरवाही पर बहुत गुस्सा आया। पिछले संडे एक रिश्तेदार की शादी थी, वहीं कुछ गिरा गिरा दिया होगा। खाना खाते वक्त दाल लगा सो लगा, पर महारानी से इतना भी ना हुआ कि ड्राई क्लीन को दे देती या घर आकर ही साफ कर लेती। तमीज़ नाम की चीज़ ही नहीं है इस लड़की को। कुछ तो कद्र करे किसी सामान की। ऐसा अल्हड़पन कब तक चलेगा। रेवती बड़बड़ाती हुई किचन में आई। किचन में काम कर रही सोनी को उन्होंने शाम के खाने के लिए क्या बनाना है यह बताया और कपड़ों को ड्राइंग रूम में रखे दीवान के ऊपर रख दिया और फिर हमेशा की तरह शाम के अपने नित्य काम में लग गई। देर शाम राहुल और साधना हमेशा की तरह हंसते बतियाते चुहल करते घर में दाखिल हुए। सोनी एक कॉफ़ी। साधना ने आते ही आवाज़ दी और अपना महंगा पर्स सोफे पर उछाल कर सीधे बाथरूम की ओर बढ़ गई। राहुल वहीं लगे दीवान पर पसर गया था। रेवती टीवी पर साथ निभाना साथिया सीरियल देख रही थी, पर उसकी नज़रें साधना पर ही थी। वह उसके बाथरूम से आने का इंतज़ार करने लगी। शॉल का दाग दिमाग में घूम रहा था। और माँ क्या किया आज? जुराबें उतारते हुए राहुल ने रोज़ की तरह माँ के दिन भर का हाल चाल पूछा। बेचारा कितना थक जाता है। बेटी की तरफ प्यार से देखते हुए उन्होंने सोचा और किचन में अपने हाथों से उसके लिए चाय बनाने चली गई। इस घर में बस वे दोनों ही चाय के शौकीन थे। साधना को कॉफ़ी पसंद थी। साधना फ्रेश होकर राहुल की बगल में बैठकर कॉफ़ी की सिप लेने लगी। रेवती उसकी तरफ देखकर थोड़ी नाराज़गी भरे स्वर में बोली, साधना ड्राई क्लीन के लिए कपड़े निकाल दिए हैं, सुबह ऑफिस जाते हुए दे देना। तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है ना, तो मैंने निकाल कर रख दिए। रेवती ने जानबूझकर शॉल सबसे ऊपर दाग वाली तरफ से रखा था कि जिस पर साधना की नज़र पड़े। ठीक है माँ, कहकर साधना अपने फ़ोन में मैसेज पढ़ने में बिजी हो गई। उसने नज़रें उठाकर उन कपड़ों की तरफ नहीं देखा। रेवती तमतमा कर रह गई। उसने उम्मीद की थी कि साधना कुछ ना नुकुर करेगी कि नहीं मैं नहीं दे पाऊंगी, टाइम नहीं है, ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा वगैरह वगैरह। पर यहाँ तो उसके हाथ से एक और वाक युद्ध का मौका निकल गया। हमेशा यही होता है। उसके लाख चाहने के बावजूद साधना का ठंडापन और चीज़ों को हल्के में लेना रेवती की शिकायतों की पोटली खुलने ही नहीं देता था। रेवती उन औरतों में खुद को शुमार नहीं करना चाहती थी जो बहू से बहाने ले लेकर लड़ाई करें और बेटे की नज़रों में खुद मासूम बनी रहें। वह खुद को आधुनिक समझती है और यही वजह थी कि अपनी तरफ से वह कोई राय का पहाड़ वाली बात नहीं उठाती थी। वैसे भी घर में कुल 3 जन ही थे और चिक चिक उसे पसंद नहीं थी, पर कभी कभी वह साधना की आदतों से चिढ़ जाती थी। रेवती को घर में बहू चाहिए थी जो सलीके से घर बाहर की जिम्मेदारी संभाले, पर यहाँ तो मामला उल्टा था। ठीक है, उसने सोचा अगर किसी को कोई परवाह नहीं तो मैं भी क्यों अपना खून जलाऊं। मैं भी दिखा दूंगी कि मुझे फालतू का शौक़ नहीं है कि हर बात में इनके पीछे पड़ूं। इनकी तरह मैं भी, वह क्या कहते हैं, कूल हूँ। अपनी इकलौती संतान को लेकर हर माँ की तरह रेवती के भी बड़े सपने थे। राहुल को जॉब मिली भी नहीं थी कि रिश्तेदारी में उसकी शादी की बात उठने लगी। रेवती
खुद से कोई जल्दी में नहीं थी, पर कोई भाभी, चाची या पड़ोसिन राहुल के लिए किसी न किसी लड़की का रिश्ता खुद से पेश कर देती। अभी राहुल की कौन सी उम्र निकली जा रही है, जरा सेटल हो जाने दो, यह कहकर वह लोगों को टरकाया करती। पर दिल ही दिल में अपनी होने वाली बहू की एक तस्वीर उसके मन में बन चुकी थी। चांद सी खूबसूरत, गोरी, पतली, नाजुक सी, सलीकेदार, जो घर में खाना पकाने से लेकर हर काम में हुनरमंद हो। अब यह सब थोड़ा मुश्किल तो हो सकता है, पर नामुमकिन नहीं। वह तो ऐसी लड़की ढूंढ कर रहेगी अपने लाडले के लिए। लेकिन उसकी उम्मीदों के गुब्बारे को उसके लाडले ने ही फोड़ा था। एक दिन साधना को घर लाकर उसे साधना का इस तरह घर पर आना बहुत अटपटा सा लगा था, क्योंकि राहुल किसी लड़की को इस तरह से कभी घर लेकर नहीं आया था। वह बात अलग थी कि कॉलेज के दोस्त झुंड बनाकर कभी कभार आ धमकते थे, जिसमें बहुत सी लड़कियां भी होती थीं। रेवती को कभी अखरता नहीं था राहुल के यार दोस्तों का आना, पर उसने अपने लिए कोई लड़की पसंद कर ली थी। यह बात रेवती को सपने में भी नहीं आई थी। उसका बेटा अपनी माँ की पसंद से शादी करेगा, यही रेवती को गुमान था। जिस दिन राहुल ने बताया कि वह अपने किसी खास दोस्त को उससे मिलाने ला रहा है, वह समझकर भी अनजान बनने का नाटक करती रही। एक बार भी नहीं पूछा राहुल से कि आखिर इस बात का मतलब क्या है। उस दिन शाम को राहुल साधना को अपनी बाइक पर बिठाकर घर ले आया। रेवती ने कनखियों से साधना को देखा। नहीं नहीं, उसके सपनों में बसी बहुरानी के किसी भी सांचे में वह फिट नहीं बैठती थी। आते ही हेलो आंटी बोलकर धम से सोफे पर पसर गई। साधना लगातार च्युइंगम चबा रही थी। बॉय कट हेयर, टाइट जीन्स शर्ट में उसकी हल्की सी तोंद भी झलक रही थी। राहुल ने रेवती को ऐसे देखा जैसे कोई बच्चा अपना इनाम का मेडल दिखाकर घर वालों के रिएक्शन का इंतज़ार करता है। रेवती चाय नाश्ता लेकर किचन में चली गई। राहुल उसके पीछे पीछे चला आया। माँ के मन की टोह लेने की कुछ मदद के बहाने रेवती बड़ी रुखाई से बिना कुछ कहे नमकीन बिस्कुट ट्रे में रखती गई और चाय लेकर बाहर आ गई। साधना बहुत कुछ बातें कर रही थी, जिन्हें रेवती अनमने मन से सुन रही थी। राहुल को रेवती के चेहरे से पता चल गया कि उसकी माँ को साधना जरा भी पसंद नहीं आई। क्या लड़की है, बाप रे, आते ही ऐसे मस्त हो गई जैसे इसका अपना घर हो। न शर्माना न कोई झिझक। बात बात पर राहुल को एक आध धौल जमा रही साधना उन्हें कहीं सी भी लड़कियों जैसी नहीं लग रही थी। चलो ठीक है, आजकल का ज़माना है, लड़कियां लड़कों से कम नहीं, पर इस तरह किसी लड़की का बिंदासपन उसे अजीब लगा। वह भी तब जब वह पहली बार होने वाली सांस से मिल रही हो। रेवती पुराने ख्यालों को ज़्यादा नहीं मानती थी, पर जब बात बहू चुनने की आई तो एक छवि उसके मन में थी। किसी खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की को देखते ही रेवती उसके साथ राहुल की जोड़ी मिलाने लगती, दिल से ही दिल में। पर राहुल और यह लड़की, रेवती की नज़रों में यह बेमेल था। यह सही है कि हर माँ को अपना बच्चा सबसे सुंदर लगता है, लेकिन राहुल तो सच में लायक था। देखने में जितना सजीला, मन का उतना ही उजला। रेवती ने सोचा, आखिर राहुल को सारी दुनिया की लड़कियां छोड़कर एक साधना ही पसंद आनी थी। उसने लाख चाहा कि राहुल अपना इरादा बदल दे साधना से शादी करने का। उसके लिए बहुत से रिश्ते आए, कुछ एक सुंदर लड़कियों के। रेवती ने फ़ोटो भी छांट कर रख ली थी उसे दिखाने के लिए, पर आखिर वही हुआ जो राहुल और साधना ने चाहा। बड़ी ही धूमधाम से साधना उसके बेटे की दुल्हन बनकर आ गई। अपनी इकलौती बेटी साधना को बहुत कुछ दिया उसके माता पिता ने, लेकिन रिश्तेदारों और जान पहचान वालों की दबी दबी बातें भी रेवती तक पहुंच ही गई। खूब दहेज मिला होगा, इकलौती बेटी जो है अपने माँ बाप की, लालच में हुई है यह शादी, वगैरह वगैरह। बेटे की शादी में ही रेवती ने अपनी खुशी ढूंढ ली थी। उसके बेटे का घर बस गया, यह एक माँ के लिए खुशी की बात थी। वह साधना को घर के कामकाज सिखा देगी, यह रेवती ने सोचा। पर रेवती को क्या पता था साधना बिल्कुल कोरा घड़ा निकलेगी घर गृहस्थी के मामलों में। अव्वल तो उसे कुछ आता नहीं था, और अगर कुछ करना भी पड़े तो बेमन से करती थी। रेवती खुद बहुत सलीकेदार थी, हर काम में कुशल, उसे हर चीज़ में सफाई और तरीका पसंद था। शादी के शुरुआती दिनों में
रेवती ने उसे बहुत प्यार से घर के काम सिखाने की कोशिश की। जिस साधना ने कभी अपने घर में पानी का गिलास तक नहीं उठाया था, उसके साथ रेवती को ऐसे लगना पड़ा जैसे कोई नर्सरी के बच्चे को हाथ पकड़कर लिखना सिखाता है। एक दिन रेवती ने उसे चावल पकाने का काम सौंपा और खुद बालकनी में रखे गमलों में खाद डालने लग गई। थोड़ी देर बाद रसोई से आते धुएं को देखकर वह झटपट किचन की ओर भागी। चावल लगभग आधे जल चुके थे। रेवती ने लपक कर गैस बंद की। बासमती चावल पतीले में खिले खिले बनते हैं। यह सोचकर उसके घर में चावल कुकर में नहीं पतीले में पकाए जाते थे। वह साधना को तरीका समझा कर गई थी। उसने साधना को आवाज़ दी। कोई जवाब ना पाकर वह बेडरूम में आई तो देखा साधना अपने कानों पर हेडफोन लगाकर मोबाइल में कोई वीडियो देखने में व्यस्त थी। रेवती को उस दिन बहुत गुस्सा आया। इतनी बेपरवाही! अगर वह ना होती तो घर में आग भी लग सकती थी। उसने साधना को उस दिन 2-4 बातें भी सुना दी। सॉरी माँ बोलकर साधना खिसियाई सी चुपचाप रसोई में जाकर पतीले को साफ करने के लिए सिंक में रखाई। उस दिन के बाद रेवती ने उसे फिर से कुछ पकाने को नहीं कहा, कभी नहीं। कुछ पता नहीं कब क्या जला बैठे। और वैसे भी राहुल माँ के हाथ का ही खाना पसंद करता था। उसने भी साधना को टिपिकल वाइफ बनाने की कोई पहल नहीं की। साधना और राहुल की सोच मिलती थी और दोनों साथ में खुश थे। यही बहुत था रेवती के लिए। पर उसको एक कमी हमेशा खलती रही। वह चाहती थी कि औरों की तरह उसके घर में भी पायल की रुनझुन, चूड़ियों की खनक गूंजें, सरसराता साड़ी का आंचल लहराती घर की बहू रसोई संभाले या छत पर अचार पापड़ सुखाए। कुछ तो हो जो लगे कि नई बहू घर में आई है। शादी के 1 हफ्ते बाद ही साधना ने पायल, बिछुए और कांच की चूड़ियाँ उतार कर रख दी थी। हाथों में बस एक गोल्ड ब्रेसलेट और छोटे से ईयररिंग्स पहनकर टी-शर्ट व पजामे में घूमने लगी थी। रेवती ने उसे टोका भी, पर उसके यह बोलने पर कि माँ यह सब चूपते हैं, रेवती चुप हो गई थी। छुट्टी वाले दिन दोनों अपने लैपटॉप पर या तो कोई मूवी देखते या वीडियो गेम खेलते रहते। रेवती अपने सीरियल देखती रहती और कसमसाती रहती कि कोई होता जो उसके साथ बैठकर यह सास बहू वाले प्रोग्राम देखता। कभी पास पड़ोस में कोई कार्यक्रम होता तो रेवती अकेले ही जाती तो लोग पूछते, अरे बहू को क्यों नहीं लाई साथ? तो वह मुस्कुराकर कोई बहाना बना देती, अरे कैसे बोलूं, बहू तो खेल रही है अपने कमरे में। कुल मिलाकर उसके सपने मिट्टी में मिल गए थे। घर में बहू कम दूसरा बेटा हो जैसे। किसी शादी ब्याह में भी साधना को खींच कर ले जाना पड़ता था। उसे कोई शौक ही नहीं था सजने संवरने का। शादी की इतनी सारी एक से एक कीमती साड़ियाँ पड़ी थी, पर मजाल है जो साधना ने कभी पहनने की जहमत उठाई हो। अपने एक रिश्तेदार की शादी में दूसरे शहर जाना पड़ा रेवती को, तो साधना और राहुल को खूब सारी हिदायतें देकर गई। खाना बहुत थोड़ा, जल्दी उठकर बना के फ्रिज में रख जाना, पेट अपसेट हो जाता है। फिर सोनी को भी 10 दिन के लिए अपने गांव जाना था। ऐसे में घर की जिम्मेदारी उन दोनों पर ही है। रेवती उनको बार बार यही बता रही थी। उसे पता था दोनों लापरवाह हैं, पर जाना जरूरी था। 1 हफ्ते बाद रेवती जब वापस घर लौटी तो सुबह की ट्रेन लेट होकर दिन में पहुंची। स्टेशन से ऑटो करके घर पहुंची। एक चाबी उसके पास थी पर्स में। अंदर आकर सामान वहीं नीचे रखकर वह सोफे पर थोड़ा सुस्ताने बैठी। उसने सोचा चाय बनाएगी पहले अपने लिए, फिर फ्रेश होगी। सिर दर्द कर रहा था सफ़र की थकावट से। एक सरसरी नज़र घर पर डाली उसने, पर सफाई का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था। उसके पैरों के पास कालीन पर दाल भुजिया बिखरी पड़ी हुई थी। झाड़ू तक नहीं लगी थी घर में। लगता है उसके जाने के बाद वह बुदबुदाती हुई रसोई की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। राहुल के एक दोस्त का फ़ोन था। हेलो बेटा। रेवती ने फ़ोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से जो उसे सुनाई दिया उसे सुनकर वह धम से सोफे पर गिर पड़ी। राहुल के दोस्त ने उसे हॉस्पिटल का नाम बताकर जल्द आने को कहा। राहुल की बाइक को किसी गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी थी। आनन फानन रेवती जो कि तो हालत में हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। गेट पर ही उसे राहुल का दोस्त पंकज मिल गया था। दोनों कॉलेज के गहरे दोस्त थे।
राहुल को आईसीयू में रखा गया था। उसके हाथ पैरों पर गहरी चोट आई थी, पर उसकी हालत खतरे से बाहर थी। रेवती ने अपनी रुलाई दबाकर बेटी की तरफ देखा। खून से राहुल के कपड़े सने थे और न जाने कितनी पट्टियां उसके शरीर पर बंधी थी। आंटी, आप बाहर बैठ जाइए, रेवती की हालत देखकर पंकज ने कहा, और सहारा देकर उसने रेवती को आईसीयू के बाहर बेंच पर बिठा दिया। पंकज ने उसे बताया कि कैसे एक्सीडेंट की जानकारी पुलिस से पहले उसे ही मिली थी। साधना अपनी एक सहेली के साथ मूवी देखने गई थी। उसका फ़ोन शायद इसीलिए नहीं मिल पाया। एक गिलास पानी लाकर उसने रेवती को दिया। रेवती ने होशो हवास दुरुस्त करने की कोशिश की। तभी उसे साधना बदहवास भागती आती दिखाई दी। रेवती के पास पहुंचकर वह उससे लिपट कर रो पड़ी। रेवती, जो बड़ी देर से अपने आंसू रोके बैठी थी, अब अपनी रुलाई को रोक नहीं पाई। कुछ संयत होकर साधना ने राहुल को आईसीयू में देखा। बेड पर बेहोश, ग्लूकोज और खून की पाइप से घिरा हुआ। साधना ने डॉक्टर से राहुल की हालत के बारे में पूछा और डॉक्टर की पर्ची लेकर दवाइयाँ लेने चली गई। रात को रेवती के लाख मना करने के बावजूद साधना ने उसे पंकज के साथ घर भेज दिया। सुबह जल्दी उठकर रेवती कुछ ज़रूरी चीज़ें एक बैग में और एक थर्मस में कॉफ़ी भरकर हॉस्पिटल पहुंची। साधना की आंखें बता रही थी कि सारी रात वह सोई नहीं है। सो तो रेवती भी नहीं पाई थी पूरी रात। साधना ने बेंच पर बैठे एक लंबी अंगड़ाई ली और थर्मस से कॉफ़ी लेकर पीने लगी। रेवती राहुल के पास गई। वह होश में था, पर डॉक्टर ने बातें करने से मना किया था। रेवती को देखकर राहुल ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की। रेवती ने उसका हाथ कोमलता से अपने हाथों में ले लिया और जवाब में मुस्कुरा दी। करीब एक हफ्ते बाद राहुल डिस्चार्ज होकर घर आया। उसके पैर में अभी भी प्लास्टर लगा था। हड्डी की चोट थी। डॉक्टर ने फुल रेस्ट के लिए बोला था। 1 महीने के लिए उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। साधना और रेवती दिन रात उसकी तीमारदारी में जुट गए। 1 महीने के बाद जब राहुल के पैर का प्लास्टर उतरा तो उसने हल्की चहलकदमी शुरू कर दी, मगर समय शायद ठीक नहीं चल रहा था। बाथरूम में फिसलने की वजह से उसे फिर से एक और प्लास्टर लगवाना पड़ा। प्राइवेट जॉब में कितने दिन की छुट्टी मिलती। तंग आकर राहुल ने रिज़ाइन दे दिया। साधना और रेवती उसे इस हालत में अब बिस्तर से उठने नहीं देती थी। कहने को तो घर में कोई कमी नहीं थी, पर राहुल की नौकरी न रहने से रेवती को तमाम बातों की चिंता सताने लगी। राहुल ने शादी के वक्त नया घर बुक कराया था, जिसकी हर महीने ईएमआई जाती थी। उसके अलावा घर के खर्चे, राहुल की गाड़ी का ईएमआई, खुद रेवती की दवाइयों का खर्च। हालांकि उसे अपने पति की पेंशन मिलती थी, पर उसके भरोसे सब कुछ नहीं चल सकता। साधना ने अपने काम पर जाना शुरू कर दिया था। वह एक लैंग्वेज टीचर थी और पास के एक इंस्टीट्यूट में जॉब करती थी। एक दिन उसे घर लौटने में बहुत देर हो गई तो रेवती की त्योरियां चढ़ गई। राहुल की इस हालत में इतनी देर साधना का यूँ बाहर रहना रेवती को अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि राहुल भी इस बात पर नाराज़ हो, लेकिन उन दोनों को आराम से बातें करते देख उसे लगा नहीं कि राहुल को कुछ फर्क पड़ा। बीवी का गुलाम है, बहुत छूट दे रखी है साधना को इसने। एक बार पूछा तक नहीं, यह सब सोचकर रेवती कुढ़ गई थी। किचन में राहुल के लिए थाली लगाती रेवती के कंधे पर हाथ रखते हुए साधना बोली, माँ आप बैठो राहुल के पास, आप दोनों की थाली मैं लगा देती हूँ। रहने दो, तुम दोनों खाओ साथ में। वैसे भी दिन भर राहुल अकेला बोर हो जाता है तुम्हारे बिना। रेवती कुछ रुखाई से बोली, सॉरी माँ, अब से मुझे आते देर हो जाया करेगी। मैंने एक और जगह ज्वाइन कर लिया है तो कुछ घंटे वहाँ भी लग जाएंगे। साधना ने उसके हाथ से प्लेट लेते हुए बताया। तुमने राहुल को बताया क्या? माँ, मैंने राहुल से पूछ ही लिया था, और वैसे भी कुछ ही घंटों की बात है तो मैं मैनेज कर लूँगी। ठीक है, अगर तुम दोनों को सही लगता है तो, लेकिन देख लो थक तो नहीं जाओगी ना? तुम्हें आदत नहीं है इतनी मेहनत करने की। रेवती ने अपनी तरफ से जिम्मेदारी निभाई। आप चिंता मत करो माँ, बस कुछ दिनों की तो बात है। रेवती ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि घर के फालतू खर्चे कम करने की। वह अब थोड़ी कंजूसी से भी चलने लगी थी। सब्जी और लेते समय भरसक मोल भाव करती थी। उसे लगा साधना अपने खर्चों पर लगाम नहीं लगा पाएगी, पर जब से राहुल का एक्सीडेंट हुआ था साधना की आदतों में फ़र्क साफ नज़र आता था। जो लड़की
फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी देखती थी। तकरीबन रोज़ ही शॉपिंग, आए दिन राहुल के साथ बाहर डिनर करना जिसके शौक़ थे वह बड़े हिसाब किताब से चलने लगी थी। और तो और घर के कामों को भी वह रेवती के तरीके से ही करने की कोशिश करती थी। रेवती उसमें आए इस बदलाव से हैरान थी। एक तरह से साधना ने घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। राहुल भी थोड़ा बेफिक्र हो गया था। उसे साधना पर पूरा भरोसा था, पर रेवती को एक तरह से यह बात चुभती थी कि बहू होकर वह बेटी की तरह घर चला रही है। आखिर बहू तो बहू होती है, रेवती सोचती थी। एक दिन सुबह पार्क जाने से पहले रेवती राहुल के कमरे में आई। उसकी बीपी की दवाई ख़त्म हो गई थी। राहुल, मुझे कुछ पैसे दे दे, दवाई लेनी है। पार्क के रास्ते में केमिस्ट से ले लूँगी। लेकिन माँ, मेरे पास कैश नहीं है, तुम साधना से ले लो। राहुल टीवी पर नज़रें गड़ाए हुए बोला। रहने दे, बाद में ले लूँगी, जब एटीएम से पैसे निकालूंगी, रेवती ने जवाब दिया। साधना के सामने वह हाथ नहीं फैलाना चाहती थी। बाहर आकर उसने पार्क ले जाने वाला बैग उठाया तो उसके नीचे नोट रखे थे। रेवती समझ गई कि साधना ने चुपचाप से पैसे रखे होंगे ताकि रेवती को उससे मांगना ना पड़े। जब वह राहुल से बात कर रही थी तो साधना बाथरूम में थी। शायद उसने उन दोनों की बातचीत सुन ली थी। रेवती को फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता था। माँ, अब से आपको क्लिनिक जाने की ज़रूरत नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट यहीं आकर आपको ट्रीटमेंट देगा, साधना ने रेवती से कहा। नहीं नहीं, इसमें तो ज़्यादा फीस लगेगी, रहने दो ये सब। रेवती को बात जची नहीं। माँ, आपकी तबीयत ठीक हो जाना ज़रूरी है और आपके साथ साथ डॉक्टर राहुल को भी देख लेगा, साधना ने तर्क दिया। ठीक तो है माँ, तुम घर पर ही आराम से ट्रीटमेंट करवाओ, क्लिनिक के चक्कर लगाने की ज़रूरत क्या है आखिर, राहुल ने उसे आश्वस्त किया। राहुल की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी थी। साधना ने अपनी मेहनत से घर में कोई कमी नहीं आने दी। सब कुछ उसने संभाल लिया था। घर और गाड़ी की किस्तें, महीने का घर खर्च, डॉक्टर की फीस, सब उसके पैसों से चल रहा था। साधना के माता पिता 2 दिन पहले ही अमेरिका में रह रहे अपने बेटे के पास से लौटे थे। आते ही वे राहुल को देखने आ गए थे। साधना उस वक्त ऑफिस में थी। आइए, चाय पी लीजिए, रेवती राहुल के पास बैठी साधना की माँ से बोली। राहुल अपने ससुर जी से बातें कर रहा था। ट्रे में 2 कप चाय उसने राहुल और साधना के पापा के लिए वहीं एक टेबल पर रख दी। अरे, आपने ये सब तकलीफ़ क्यों की? हम तो बेटी के घर कुछ खाते पीते नहीं हैं, साधना की माँ कुछ सकुचा कर बोली। छोड़िए ना बहन जी, पुराने रिवाज, आज की बहुएं क्या बेटों से कम हैं? अकस्मात रेवती के मुंह से निकल पड़ा। दोनों चाय पीने लगी। साधना और राहुल की शादी के बाद से आपसे ठीक से मिलना नहीं हो पाया। आप तो जानती हैं, शादी के तुरंत बाद हमें बेटे के पास वापस जाना पड़ा, इसलिए कभी आपसे एकांत में बातें करने का मौका ही नहीं मिला, साधना की माँ कुछ गमगीन होकर बोली। हाँ जी, मुझे पता है, आपका जाना ज़रूरी था, यह तो समय का खेल है। जान बच गई राहुल की, यह गनीमत है। साधना को अब तक तो आप जान गई होंगी, अपने पापा की लाडली रही है शुरू से। मैंने भी ज़्यादा कुछ सिखाया नहीं उसको। माँ हूँ उसकी, कितनी लापरवाह है यह मैं जानती हूँ। आपको बहुत कुछ समझाना पड़ता होगा उससे। एक बेटी से बहू बनने में उससे थोड़ा वक्त लगेगा। उसकी नादानियों का बुरा मत मानिएगा। बस यही कहना चाहती थी आपसे। जिस दिन से राहुल की शादी साधना से हुई थी, रेवती को हमेशा साधना में कोई ना कोई गलती नज़र आती थी। उसने सोचा था कि कभी मौका मिलेगा तो साधना की माँ से खूब शिकायतें करेंगी कि बेटी को कुछ नहीं सिखाया। लेकिन आज ना जाने क्यों रेवती के पास कुछ नहीं था साधना की शिकायत करने को। उल्टा उसे बुरा लगा। ऐसा लगा साधना उसकी बेटी है और कोई दूसरा उसकी बुराई कर रहा है। बहन जी, आपसे किसने कहा कि मुझे साधना से कोई परेशानी है? हर लड़की बेटी ही जन्म लेती है, बहू तो उससे बनना पड़ता है। लेकिन यह मत समझिएगा कि साधना एक कुशल बहू नहीं है। आप कभी यह मत सोचिए कि हम खुश नहीं हैं। साधना अब मेरी बेटी है, रेवती कुछ रूंधे गले से बोली। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वह यह सब बोल रही थी, पर ये शब्द
दिल की गहराई से निकले थे, बिना किसी बनावट के। एक बेटी की माँ के चेहरे पर जो खुशी होती है, वही खुशी दोनों माँओं के चेहरे पर थी। रात में खाना खाने के बाद रेवती बालकनी में रखी कुर्सी पर बैठी दूर से जगमग करती शहर की रोशनी देख रही थी। हाथ में कॉफ़ी लिए साधना उसके पास आकर धीरे से एक स्टूल लेकर बैठ गई। माँ, यह आपका टिकट है प्रयागराज का। साधना ने ट्रेन का टिकट उसकी तरफ बढ़ा दिया। अरे, लेकिन मैंने तो बोला ही नहीं जाने के लिए। हर शादी में जाना ज़रूरी नहीं है मेरा, रेवती बोली। अरे वाह, क्यों नहीं जाएंगी आप? मामा जी को बुरा लगेगा अगर हमारे घर से कोई भी शादी में नहीं गया। सॉरी माँ, मैंने आपसे बिना पूछे टिकट ले लिया है। राहुल और मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। वह तो ठीक है, पर अभी राहुल को मेरी ज़रूरत है। तुम तो ऑफिस चली जाओगी, वापस आकर घर का काम, कितना थक जाओगी। मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जाऊंगी, मन ही नहीं लगेगा मेरा वहाँ। रेवती ने इसरार किया। राहुल की तबीयत अब काफ़ी ठीक है मम्मी। अब तो वे जॉब के लिए 1-2 इंटरव्यू देने की भी सोच रहे हैं। आप बेफिक्र होकर जाइए माँ। रेवती ने साधना के चेहरे की तरफ देखा। वह बहुत सादगी से बोल रही थी, ना कोई बनावट, ना कोई झूठ। मेरी सगी बेटी भी होती तो इससे बढ़कर और क्या करती इस घर के लिए। साधना ने बहू का ही नहीं, बेटे का भी फर्ज निभाकर रख दिया था। बस वह खुद ही अपनी सोच का दायरा बढ़ा नहीं पाई, हमेशा उसे अपने हिसाब से ढालना चाहती रही। साधना की सच्चाई, उसके अपनेपन और इस घर के लिए उसके समर्पण को अब जाकर देख पाई रेवती। क्या हुआ अगर उसके तरीके थोड़े अलग थे, लेकिन वह गलत तो नहीं। आज रेवती ने अपना नज़रिया बदला तो आंखों में जमी गलतफहमी की धूल भी साफ हो गई थी। रेवती ने साधना का हाथ अपने हाथों में ले लिया और सहज घुले स्वर में बोली, थैंक यू बेटा, हमारे घर में आने के लिए। कुछ आश्चर्य और खुशी से साधना ने उसे देखा और बड़े प्यार से उसके गले लग गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।